2 जून 2009 की रात बेंगलुरु के न्यू थिप्पासंद्रा रोड पर मुथूट मिनी निधि फाइनेंस की एक छोटी सी ब्रांच की तिजोरी पूरी तरह खाली पड़ी थी। 40 किलो सोना, जिसकी उस वक्त कीमत थी 5 से 6 करोड़ रुपए, रात के अंधेरे में हवा में गायब हो चुका था। बैंक का एक भी ताला नहीं टूटा था। तिजोरी पर खरोंच का एक भी निशान नहीं था। कोई अलार्म नहीं बजा था। एक भी गोली नहीं चली थी। मौके पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। पुलिस ने जब सुबह जांच शुरू की तो उनके पास था बिल्कुल कुछ नहीं। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। ये बेंगलुरु के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी और ये इतनी सफाई से अंजाम दी गई थी कि पुलिस को ये भी नहीं पता था कि जांच किस दिशा में शुरू करे। लेकिन इस परफेक्ट क्राइम में एक ऐसी दरार थी जो किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं, बल्कि एक पत्नी के शक ने ढूंढी थी। वो दरार थी सिर्फ 2 सेकंड का एक मिस्ड कॉल। इस पूरी साजिश का जन्म किसी अंधेरी गली में नहीं हुआ था। इसे एक पढ़े लिखे, तकनीक की गहरी समझ रखने वाले इंसान ने डिजाइन किया था। उसका नाम था निर्मल राजकुमार। निर्मल पेशे से बिल्ड एंड कॉन्ट्रैक्टर था और नेटवर्क प्रोग्रामिंग में उसकी अच्छी पकड़ थी। रियल एस्टेट के कारोबार में लगातार हुए नुकसान ने उसे कर्ज के गहरे दलदल में धकेल दिया था। कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता उसने अपराध में खोजा, लेकिन उसने इसे किसी गुंडे की तरह नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की तरह प्लान किया। निर्मल की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो मुथूट फाइनेंस की उसी न्यू थिप्पासंद्रा ब्रांच का पुराना ग्राहक रह चुका था। उसे बैंक के अंदर के लेआउट, स्ट्रांग रूम की सटीक जगह और कर्मचारियों की दिनचर्या की पहले से जानकारी थी। लेकिन एक तेज दिमाग अकेला काफी नहीं होता। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसकी योजना को जमीन पर उतार सके। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई का रहने वाला जय कुमार पेशे से प्लम्बर था, लेकिन उसकी असली पहचान अपराध की दुनिया में थी। 2006 में अपहरण के एक मामले में महादेवपुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उस वक्त वो जमानत पर बाहर था। निर्मल का दिमाग और जय कुमार का तजुर्बा दोनों मिले तो एक खतरनाक सिंडिकेट बना। जय कुमार ने तमिलनाडु से अपने पुराने भरोसेमंद साथियों को बुलाया, भास्करन, दास प्रकाश, मणिवन्नन, सुरेश और सेतु। कुल मिलाकर 10 लोगों की एक टीम तैयार हुई। निर्मल ने इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी में खुद की तरफ से करीब 7 लाख रुपए लगाए। ये रकम उस वक्त अपराध जगत में एक असाधारण निवेश थी, लेकिन निर्मल जानता था इस निवेश पर रिटर्न करोड़ों में था। उसने सबसे पहले अपनी जरूरतों की एक सूची बनाई। पहली जरूरत थी एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट, बैंक की निगरानी करने के लिए एक ऐसी जगह जो बिल्कुल संदेह से परे हो। दूसरी जरूरत थी पहचान छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज, फर्जी सिम कार्ड और बिना पहचान के खरीदे गए वाहन। तीसरी जरूरत थी एक तरीका जिससे बैंक मैनेजर को बिना शोर मचाए बेअसर किया जा सके। चौथी और सबसे अहम जरूरत थी एक ऐसा एस्केप प्लान जो पुलिस की हर संभावित जांच से परे हो। बैंक जिस अल्फा डायमंड प्लाजा में थी, उसके ठीक सामने एक कंप्यूटर और जूतों की दुकान घाटे में चल रही थी। निर्मल ने उस दुकान के मालिक से संपर्क किया और 2 लाख रुपए में वो दुकान खरीद ली। बाहर से देखने पर वो एक साधारण दुकान थी, जूतों का बोर्ड, अंदर कुछ कंप्यूटर, लेकिन हकीकत में वो एक हाईटेक सर्विलांस सेंटर था। दुकान को किराए पर लेने वाले शख्स ने खुद को शेखर नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया था। उसने मकान मालिक को जो पता और फोन नंबर दिया वो पूरी तरह फर्जी था। उसने इस बात का खास ख्याल रखा कि 45 दिनों के दौरान किसी भी कैमरे में उसकी एक भी साफ तस्वीर ना आए। अगले 45 दिनों तक इस दुकान के अंदर बैठकर गैंग के सदस्यों ने मुथूट फाइनेंस ब्रांच की हर गतिविधि की बारीकी से निगरानी की। ब्रांच मैनेजर इसाक जॉन के आने जाने का हर मिनट एक डायरी में दर्ज हुआ। सोने की डिलीवरी का वक्त नोट हुआ। सुरक्षा गार्ड्स की शिफ्ट का पैटर्न समझा गया। और फिर 45वें दिन गैंग को बैंक की सबसे बड़ी सुरक्षा खामी पता चली। नियमों के मुताबिक बैंक के स्ट्रांग रूम की 2 चाबियां 2 अलग-अलग कर्मचारियों के पास होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में दोनों चाबियां अकेले मैनेजर इसाक जॉन के पास रहती थी। इस एक जानकारी ने उनकी पूरी योजना को और भी आसान बना दिया। अब उन्हें दिन दहाड़े बैंक में घुसकर बंधक बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ उस एक इंसान को काबू करना था जिसके पास खजाने की चाबी थी। बचे हुए 5 लाख रुपए खर्च हुए पहचान मिटाने पर। एक दलाल के जरिए बिना कोई असली पहचान पत्र दिए एक पुरानी मारुति ओमनी वैन और एक मोटरसाइकिल खरीदी गई। एसजेपी रोड की एक छोटी मेडिकल शॉप से क्लोरोफॉर्म खरीदा गया। फर्जी आईडी पर कई नए मोबाइल फोन और सिम कार्ड लिए गए। इन नंबरों से सिर्फ और सिर्फ आपस में बात की जानी थी। कोई बाहरी कॉल नहीं, कोई परिचित नहीं, कोई परिवार नहीं। इस क्लोज्ड यूजर ग्रुप को ऑपरेशन के बाद हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाना था।
महीनों की कड़ी मेहनत, रात दिन की जासूसी और साजो सामान के इंतजाम के बाद निर्मल राजकुमार का मास्टर प्लान तैयार था। अब बस एक सही मौके का इंतजार था। मुथूट मिनी निधि फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर इसाक जॉन ने उस दिन अपना काम खत्म किया और बैंक का शटर गिराकर ताला लगा दिया। इसाक एक ईमानदार इंसान थे। हर दिन वक्त पर आना, वक्त पर जाना उनकी एक खास आदत थी। वे बैंक और तिजोरी की चाबियां कभी जेब में नहीं रखते थे। वे हमेशा उन्हें अपनी होंडा एक्टिवा स्कूटर की सीट के नीचे बनी डिक्की में छिपा कर रखते थे। उस शाम भी उन्होंने चाबियां डिक्की में रखीं और घर की तरफ निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि सामने की दुकान से दो आंखें उनका पीछा कर रही थीं। एक मोटरसाइकिल और एक सफ़ेद मारुति ओमनी वैन इसाक के स्कूटर के पीछे चल पड़े। जब इसाक का स्कूटर इंदिरा नगर के 12th क्रॉस के पास एक अपेक्षाकृत सुनसान सड़क पर पहुंचा, तो पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने जानबूझकर स्कूटर में जोरदार टक्कर मारी। इसाक सड़क पर गिर गए। मामूली चोटें आईं। उसी वक्त मारुति ओमनी वैन वहां आकर रुकी। वैन से उतरे 4 लोगों ने गहरी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अस्पताल ले चलते हैं। घायल इसाक बिना किसी विरोध के वैन में बैठ गए। दरवाज़ा बंद होते ही वो सारा हमदर्दी का नाटक खत्म हो गया। एक सदस्य ने क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल इसाक की नाक पर रखा। कुछ ही सेकंड में इसाक गहरी बेहोशी में चले गए। वैन के अंदर गैंग के सदस्यों ने इसाक की जेबें और बैग तलाश किए। चाबियां नहीं मिली। तब उन्हें याद आया, चाबियां स्कूटर की डिक्की में है। दूसरी टीम को 12th क्रॉस भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। सड़क पर कोई स्कूटर नहीं था। एक्सीडेंट देखकर जीवन बीमा नगर ट्रैफिक पुलिस लावारिस पड़े उस स्कूटर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। 40 किलो सोने की खजाने की चाबी अब सीधे एक पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी थी। ये पूरी योजना का सबसे नाजुक मोड़ था। गैंग के 2 सदस्यों ने वो किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वे दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे जीवन बीमा नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों को बताया कि एक्सीडेंट उनके परिचित का था, मामूली चोटें आई थीं, अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई है। उन्होंने कहा, कोई शिकायत दर्ज नहीं करनी, बस स्कूटर वापस चाहिए। पुलिस ने इसे एक सामान्य एक्सीडेंट माना और बिना किसी एफआईआर के स्कूटर सौंप दिया। स्टेशन के बाहर निकलते ही उन्होंने सीट उठाई, डिक्की से तिजोरी की चाबियां निकालीं और स्कूटर वहीं लावारिस छोड़कर मुथूट फाइनेंस की तरफ निकल पड़े। पुलिस स्टेशन के ठीक सामने से 40 किलो सोने की चाबी निकाली गई थी। असली चाबियों के साथ बैंक में दाखिल होना बेहद आसान था। उन्होंने बिना एक भी ताला तोड़े शटर खोला, सीधे स्ट्रांग रूम तक पहुंचे, तिजोरी खोली, लगभग 40 किलो सोना और करीब 1.5 लाख रुपए कैश बैग में भरे और खामोशी से गायब हो गए। भारी ट्रैफिक वाली उस सड़क से गुजरने वाले किसी भी इंसान को भनक तक नहीं लगी। इधर अपहरण करने वाली टीम बेहोश इसाक को लेकर शहर से बाहर निकल गई थी। देर रात उन्होंने कोलार जिले के मालूर इलाके में एक सुनसान सड़क के किनारे इसाक को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने इसाक के चेहरे पर स्पिरिट और केमिकल रगड़ दिया ताकि उसे नशे में समझा जाए। 3 जून की सुबह करीब 18 घंटे बाद जब इसाक को होश आया, तब बेंगलुरु की सबसे बड़ी डकैती पूरी हो चुकी थी। 3 जून की सुबह इसाक जॉन बदहवास हालत में बेंगलुरु लौटे। जब वे न्यू थिप्पासंद्रा रोड की ब्रांच पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक का शटर खुला था, स्ट्रांग रूम का भारी दरवाजा खुला था, तिजोरियां खाली थीं। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। पुलिस का पहला और सबसे गहरा शक खुद इसाक जॉन पर था। वजहें ठोस थीं, ताले नहीं टूटे थे, चाबियां सिर्फ इसाक के पास रहती थीं। अपहरण का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे और 18 घंटे तक वे कहां थे, इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने इसाक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। इसाक लगातार खुद को बेकसूर बताते रहे। ये 2009 था। आज की तरह हर गली चौराहे पर सीसीटीवी नहीं लगे थे। उस सड़क पर, उस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के बाहर कहीं भी कोई कैमरा नहीं था। कोई सुराग नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस ने खुरपी से सुराख खोदने शुरू किए। जांच के दौरान उनकी नज़र मुथूट फाइनेंस के ठीक सामने वाली उस दुकान पर गई जो डकैती वाले दिन से बंद पड़ी थी।
दुकान मालिक से पूछताछ में पता चला कि शेखर नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 45 दिन पहले वो जगह किराए पर ली थी। जब शेखर द्वारा दिए गए पते और फोन नंबर की जांच की गई, सब कुछ फर्जी निकला। महीनों वहां रहने के बावजूद किसी भी पड़ोसी के पास उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी। वैन, मोटरसाइकिल और क्लोरोफॉर्म खरीदते वक्त भी कोई असली पहचान पत्र नहीं दिया गया था। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तत्कालीन कमिश्नर शंकर बिदरी और जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने एक आधुनिक तकनीकी तरीके का सहारा लिया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR एनालिसिस। इसमें किसी इलाके के मोबाइल टावरों का पूरा डेटा खंगाला जाता है। घटना के वक्त उस टावर की रेंज में कौन कौन से नंबर एक्टिव थे, उनके बीच क्या बातचीत हुई, ये सब सामने आता है। पुलिस ने न्यू थिप्पा संद्रा और इंदिरा नगर इलाके के टावर डंप उठाए और लाखों कॉल्स का विश्लेषण शुरू किया। इस विशाल डेटा में एक बेहद चौंकाने वाला पैटर्न मिला। 4 से 5 मोबाइल नंबर ऐसे थे जो सिर्फ 1 महीने पहले एक्टिव हुए थे। ये नंबर सिर्फ आपस में ही बात करते थे, किसी भी बाहरी व्यक्ति को एक भी कॉल नहीं गई थी। डकैती की रात के बाद से ये सभी नंबर हमेशा के लिए बंद हो गए थे। ये स्पष्ट था, ये एक जानबूझकर बनाया गया बंद नेटवर्क था। अपराधियों ने काम खत्म होते ही सारे सिम तोड़कर फेंक दिए थे। सभी फर्जी ID पर लिए गए थे। पुलिस एक बंद कमरे में पहुंच चुकी थी जिसका कोई दरवाजा नहीं था। केस पूरी तरह डेड एंड पर आकर खड़ा हो गया था। जांच अधिकारी CDR के हजारों पन्ने पलट रहे थे, लाखों डेटा पॉइंट्स और हर तरफ से बंद दरवाजे। तभी उस बंद नेटवर्क के एक सीक्रेट नंबर से एक बाहरी रजिस्टर्ड नंबर पर एक कॉल गई थी। वो कॉल सिर्फ 2 सेकंड की थी। आमतौर पर ऐसे कॉल्स को रॉन्ग नंबर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस पूरी तरह बंद और सुरक्षित नेटवर्क में ये 2 सेकंड पुलिस के लिए एकमात्र सुराग था। पुलिस ने उस बाहरी नंबर की जांच शुरू की। वो असली था, असली पते पर रजिस्टर्ड था। लोकेशन बेंगलुरु का जीवन बीमा नगर। पुलिस की टीम उस पते पर पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कोई खतरनाक अपराधी मिलेगा। दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी लक्ष्मी, एक बेहद साधारण घरेलू महिला। पुलिस ने उससे उस अनजान नंबर के बारे में पूछा जहां से उसे वो 2 सेकंड का कॉल आया था। लक्ष्मी बिल्कुल अनजान थी। पुलिस ने पूछा, आपके पति का नाम? लक्ष्मी ने जवाब दिया, जय कुमार। उस नाम ने पुलिस के एक अधिकारी के दिमाग में एक पुरानी फाइल खोल दी। जय कुमार, तिरुवन्नामलाई, 2006 का अपहरण केस, महादेवपुरा पुलिस की गिरफ्तारी। वो जमानत पर था। पुलिस ने लक्ष्मी से उस 2 सेकंड के कॉल की कहानी पूछी। लक्ष्मी ने जो बताया उसने इस पूरे परफेक्ट मास्टर प्लान की बुनियाद हिला दी। डकैती से कुछ दिन पहले की एक रात, जब जय कुमार गहरी नींद में था, लक्ष्मी की नजर उसके तकिए के नीचे रखे एक नए अनजान मोबाइल फोन पर पड़ी। एक पत्नी का मन शक से भर गया। उसे लगा उसके पति का किसी और औरत से अफेयर है और वो छुपाकर ये फोन इस्तेमाल करता है। शक दूर करने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने बहुत खामोशी से तकिए के नीचे से वो फोन निकाला, अपना खुद का नंबर टाइप किया, कॉल का बटन दबाया। जैसे ही उसके अपने फोन की स्क्रीन पर वो अनजान नंबर फ्लैश हुआ, उसने तुरंत कॉल काट दिया और वो नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया में ठीक 2 सेकंड लगे। फोन वापस तकिए के नीचे रख दिया गया। जय कुमार सोता रहा। लक्ष्मी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो बेवफाई का सबूत समझ रही थी, वो असल में 40 किलो सोने की लूट का कमांड सेंटर था। निर्मल राजकुमार ने लाखों रुपए खर्च करके एक तकनीकी अभेद्य जाल बुना था। फर्जी सिम, फर्जी पते, बंद नेटवर्क, सब कुछ। ये सारी तकनीक एक पत्नी की जलन और शक के आगे पूरी तरह बेबस साबित हुई। उस 2 सेकंड के मिस्ड कॉल ने बेंगलुरु के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने जय कुमार को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की। जय कुमार ने एक एक राज उगल दिया। उसने बताया कि निर्मल राजकुमार ने डकैती के बाद के लिए एक सख्त कम्युनिकेशन ब्लैकआउट प्रोटोकॉल बनाया था। 40 किलो सोना आपस में बांटने के बाद सभी 9 सदस्यों को अलग अलग दिशाओं में भागना था। कुछ दिल्ली गए, कुछ मुंबई, कुछ मसूरी और कुछ मनाली। पुराने मोबाइल नंबर फेंक दिए गए थे, किसी से कोई संपर्क नहीं। लेकिन एक तारीख पहले से तय थी। उस तारीख पर जय कुमार को एक सुरक्षित नंबर से बाकी सभी को ऑल क्लियर का सिग्नल देना था और फिर जश्न मनाने के लिए सभी को शिमला पहुंचना था।
शिमला में उनकी सक्सेस पार्टी होने वाली थी। बेंगलोर पुलिस ने अपराधियों के इसी मास्टर प्लान को उनके खिलाफ हथियार बना लिया। जय कुमार को पुलिस के सामने बैठाकर तय योजना के मुताबिक बाकी सदस्यों को कॉल करने का निर्देश दिया गया। जय कुमार ने बिल्कुल सामान्य आवाज में साथियों से बात की। उन्हें बताया, सब ठीक है, पुलिस भटक चुकी है, शिमला पहुंचो। गैंग के बाकी सदस्य इस बात से बेखबर थे कि जय कुमार के पीछे पूरी बेंगलोर पुलिस खड़ी है। वे बेखौफ होकर शिमला पहुंचने लगे, लेकिन शिमला की उन ठंडी वादियों में पार्टी के लिए उनके साथी नहीं, सादे कपड़ों में बेंगलोर पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। एक एक करके जैसे ही वे पहुंचे, पुलिस ने जाल समेट लिया। मास्टरमाइंड निर्मल राजकुमार, भास्करन, दास प्रकाश, मणिवंधन, सुरेश, सेतु, मनोज, लॉरेल, जय कुमार। 45 दिन की प्लानिंग और डकैती के महज 8 दिनों के अंदर सभी 9 लोग पुलिस की गिरफ्त में थे। अपराधियों की निशानदेही पर अलग अलग राज्यों से करीब 34.6 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। किसी ने सोना एक रिश्तेदार के फ्रिज के अंदर छुपाया था, किसी ने जमीन में गाढ़ा था। कुछ लोग इसे अंडरगारमेंट्स और वैक्सीन के बैग में छुपाकर भागने की फिराक में थे। लेकिन लूटे गए कुल 40 किलो में से करीब 5.5 किलो सोना अभी भी लापता था। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात हुई। जांच टीम का एक पुलिस इंस्पेक्टर इतना सोना देखकर लालच में आ गया। उसने अपराधियों से एक सीक्रेट डील करने की कोशिश की। बचे हुए 5 किलो सोने की जानकारी दो और वो अदालत में इस केस को कमजोर कर देगा। उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर की पोल खुली और उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस को लग रहा था ये एक ओपन एंड शट केस है। अपराधी पकड़े गए हैं, सोना बरामद हुआ है, सबूत है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था में सबूतों की कड़ी का बिना टूटे जुड़ा होना सबसे जरूरी होता है। ये केस 14 साल तक अदालत के गलियारों में चलता रहा। जनवरी 2023 में निचली अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को डकैती और अपहरण का दोषी माना। 9 से 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2023 में मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और पूरा फैसला पलट गया। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के पीछे 3 ठोस कारण थे। पहला, 14 साल बीत जाने के कारण मुख्य गवाह इसाक जॉन अदालत में अपराधियों की सही से पहचान नहीं कर सके। दूसरा, पुलिस ने जो 34.6 किलो सोना बरामद किया था, अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि ये हूबहू वही सोना है जो मुथूट फाइनेंस के ग्राहकों ने गिरवी रखा था। सोना पिघलाया जा चुका था, गहनों की असली पहचान नष्ट हो गई थी। तीसरा, अदालत ने गंभीर सवाल उठाया कि नियमों के खिलाफ स्ट्रांग रूम की दोनों चाबियां मैनेजर के पास अकेले कैसे थीं। इस एक बात ने अपहरण की पूरी थ्योरी पर कानूनी संदेह पैदा कर दिया। कानून में जब तक जुर्म 100% साबित ना हो, संदेह का लाभ आरोपी को मिलता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी टूटने के कारण बेंगलोर के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाले लोग कानूनी रूप से आज़ाद हो गए। एक परफेक्ट क्राइम जिसे एक पत्नी के 2 सेकंड के मिस्ड कॉल ने पकड़वाया था, 14 साल बाद कानून की पेचीदगियों के सामने एक अनसुलझा रहस्य बनकर बंद हो गया। ये कहानी कोर्ट के फैसले के साथ खत्म नहीं होती। 2009 की उस डकैती के ठीक 14 साल बाद जनवरी 2023 में बेंगलुरु की उसी न्यू थिप्पसंद्रा रोड वाली मुथूट मिनी निधि ब्रांच में एक और डकैती हुई। वही रोड, वही ब्रांच, वही 40 किलो सोना। इस बार के अपराधियों ने भी महीनों तक रेकी की, बैंक मैनेजर का अपहरण किया, चाबियां हासिल की और 40 किलो सोना लूट कर भाग गए। सबसे चौंकाने वाली बात, इन नए अपराधियों के पकड़े जाने की वजह भी एक अपराधी की पत्नी का फोन कॉल ही बना और उन्हें भी पुलिस ने शिमला में ही गिरफ्तार किया। वही ब्रांच, वही तरीका, वही चाबी, वही पत्नी का फोन, वही शिमला। इतिहास ने इतनी सटीकता से खुद को दोहराया मानो 2009 की स्क्रिप्ट कोई दोबारा जी रहा हो। 2009 की इस घटना ने भारत में एनबीएफसी यानी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। जहां पहले करोड़ों का खजाना केवल एक मैनेजर और साधारण तालों के भरोसे रहता था, इस घटना के बाद टाइम लॉक्ड स्ट्रांग रूम और सेंट्रलाइज्ड ऑफ-साइट मॉनिटरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें लागू की गईं। सुरक्षा अब किसी एक इंसान की मौजूदगी या चाबी पर निर्भर नहीं रही। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसलों ने ये कानूनी दायरा भी साफ किया
कि चोरी का सोना चाहे किसी भी फाइनेंस कंपनी के पास बिना जानकारी के गिरवी क्यों न रख दिया जाए, कानूनन उस पर पहला हक उसके असली मालिक यानी आम जनता का ही होगा। अपराध की दुनिया में कोई भी मास्टर प्लान कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। मास्टरमाइंड कितनी भी शातिर योजना बना ले, तकनीक का कितना भी बड़ा जाल बुन ले, कोई ना कोई इंसानी भावना, कोई ना कोई छोटी सी चूक उसका पर्दाफाश कर ही देती है। निर्मल राजकुमार ने लाखों रुपए लगाए, 45 दिन की जासूसी की, फर्जी पहचान बनाई, तकनीक का अभेद्य जाल बुना, और वो सब एक पत्नी के 2 सेकंड के मिस्ड कॉल ने धूल में मिला दिया। अगर आप इसी तरह की डीप रिसर्च, माइन्यूट डिटेल्स और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरीज के शौकीन हैं, तो राजदार द हाइस्ट फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।